सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज 22 जुलाई के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। इन द वेरी फ्रंट पेज वी हैव अ न्यूज़ रिगार्डिंग द budget session. The challenges is a coming session which will be facing due to the various events being going on in the nation. And the second news is regarding the President Biden has actually dropped himself from the race of presidential candidature, and he will be supporting Vice President Kamala Harris as the new candidate for the presidential race. और उनको ये इसलिए करना पड़ा है क्योंकि वहाँ पर इनकी हेल्थ को लेके बहुत क्वेश्चंस खड़े हो रहे हैं। स्पेशली जो डिबेट हुई थी, जैसे मैंने को पुरानी कई वीडियोस में बताया है, यूएस में कल्चर रहा है डिबेट का। एक लाइव टेलीकास्ट होती है डिबेट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के बीच में। उस डिबेट में प्रेसिडेंट बाइडेन का इतना बेकार परफॉर्मेंस रहा कि खुद इनकी पार्टी को भी लगने लगा कि अब इनको आराम करना चाहिए। और उसके बाद भी कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए, जैसे कि हॉलीवुड के एक्टर्स जॉर्ज क्लूनी, मैट डैमन, फंड रेजर्स इन्होंने ऑर्गेनाइज़ करे थे प्रेसिडेंट के लिए। इलेक्शंस में फंड रेजर होते हैं, उनकी तरफ से भी धीरे धीरे ये बयान आने लगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो फंड्स दे रहे हैं पार्टीज़ को, वो पीछे हटना चाह रहे हैं क्योंकि वो प्रेसिडेंट बाइडेन पे पैसे नहीं लगाना चाहते कैंपेनिंग वगैरह पे। इतना आउटरीच हुआ इनडायरेक्टली कि इनको अब हटा दीजिए वरना पार्टी तो गई। तो डेमोक्रेट्स ने सोच लिया कि चलिए अब हम कमला हैरिस जी को आगे ले आते हैं। हालांकि अगर मैं न्यूज़ सोर्सेस से बताऊं आपको, जो मैं ग्लोबल न्यूज़ चैनल्स को देख रहा था, यूएस के खासकर एबीसी न्यूज़, एनबीसी, यूएस टुडे, तो ये इलेक्शन के बीच में ऐसे कैंडिडेट का जाना किसी भी पार्टी के लिए घातक होता है। ये निर्णय बहुत पहले ले लेना चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप को अब जीतने के आसार और बढ़ गए हैं। फिलहाल हमारा वो मुद्दा नहीं, हम आगे बढ़ेंगे अपने एडिटोरियल की तरफ। एक और खबर कवर करी है इंडियन एक्सप्रेस ने, ड्यूप्ड इनटू वर्किंग एज साइबर स्लेव्स इन कैम्बोडिया। ये कुछ लोग जो विदेश में काम करने जाते हैं, सोचते हैं वहाँ पे बेहतर ज़िंदगी होगी, ऐसे लोग डंकी रूट्स अपनाते हैं, कई देशों को पार करते हुए जाते हैं। तो ऐसे ही एक रूट कैम्बोडिया होके जाता है। कैम्बोडिया पता लगा कि जो लोग यहाँ से, जो ब्रोकर्स होते हैं हमारे, भेजते हैं लोगों को कि आप इस रूट से होते हुए चले जाओ, हम आपको यूरोप एंटर करवा देंगे या ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे। पता लगा कि ये एक स्कैम चल रहा था। इंडियन माइग्रेंट्स को कैम्बोडिया में ही रोक कर उनसे मज़दूरी कराई जा रही थी। मज़दूरी कोई ईंट भट्टे वाली नहीं, साइबर फ्रॉड्स करवाए जा रहे थे। उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए, उन्हें बुरी से बुरी स्थितियों में भी काम करना पड़ा। On a hot April day, 26-year-old ran over 2 kilometers from the hotel where he was holed up for 2 months to the Indian embassy in Phnom Penh, the capital of Cambodia, desperately hoping to return to his home in South Goa. Amy, 25 years old, also from South Goa, faked illness to escape the compound, where he has been forced to work in Phnom Penh for nearly a month and ended up at the Indian embassy there. सब लोग इंडियन एम्बेसी की तरफ भागे थे कि हमको ज़बरदस्ती यहाँ पर ट्रैप कर लिया गया है। In January, a recruitment agent, Lisa Fernandez, contacted him via an acquaintance from a data entry job at a casino in Thailand. ये बेसिकली ब्रोकर्स होते हैं जो बोलते हैं कि हम आपको फॉरेन कंट्री पहुंचा देंगे, डॉलर में कमाओगे, देखो यहाँ पे क्या कर लोगे आप जीवन में। तो ऐसी लीज़ा फर्नांडिस का फ़ोन आया कि हम आपको वहाँ पे डेटा एंट्री जॉब दिलवा देंगे कसिनो में, डॉलर में पैसे कमाना, और इसमें इंटरव्यू कोई नहीं है, बस जाओ ज्वाइन कर लो। बेसिकली वहाँ कसिनो कोई नहीं है, वहाँ पे ऐसे कॉल सेंटर्स पे फंसा के काम करवाया जा रहा है। He and his friend 28 boarded on a flight to Thailand to start a new life
with return ticket and hotel bookings provided by Lisa, part of the ruse to trick इमिग्रेशन ऑफिसर्स। और बतौर आपको ऐसा डॉक्यूमेंटेशन लेके भेजेंगे कि इवन इमिग्रेशन ऑफिसर पहचान नहीं पाएंगे कि बंदा जा क्यों रहा है। सारे रिटर्न टिकट भी होंगे, होटल की बुकिंग्स भी होंगी, एवरीथिंग। और ये लोग कहते हैं कि आप ये बोलिएगा उनसे कि हम घूमने जा रहे हैं। दे गॉट ऑन अराइवल टूरिस्ट वीज़ा एट बैंकॉक एयरपोर्ट। शी रिपोर्टेडली टोल्ड दैम दैट देयर एम्प्लॉयर वुड get them a work visa later. Picked up by an associate from the airport, they stopped at a restaurant near the Thailand-Cambodia border. Another agent, identified as Aurora in police files, briefed them about their interview and got their passport stamped at the Cambodia checkpost for a fee of $200. Aurora, who said he was from Sri Lanka, and a duo walked into Cambodia. मतलब वहाँ पे होता क्या, बेसिकली पूरी गैंग तरीके से होती है। अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग एजेंट्स टेक ओवर कर लेते हैं ऐसे लोगों को। अल्टीमेटली कहानी वही सब बताई हुई है, कैसे उनको बाद में ज़बरदस्ती बंधक बना के काम कराया जाता था कि आप कॉल सेंटर में स्कैम करिए लोगों को। ही सेज दे वर ट्रेंड इन क्रिएटिंग फेक सोशल मीडिया आइडेंटिटीज यूजिंग फोटोज ऑफ गुड लुकिंग वुमेन फ्रॉम एन आइडियल इंस्टाग्राम प्रोफाइल। अल्टीमेटली काम सिर्फ ये होता है कि स्कैम करके आपको पैसे कमा के देने हैं, और ये एक पूरी तरीके से बंधक की तरह वहाँ पे काम करते थे। ये खबर लगभग हफ्ता 2 हफ्ता पुरानी खबर है, जो कि आर्टिकल में आ रही है। पहले भी कई आर्टिकल इस पर आ भी चुके हैं। एडिटोरियल पेज पर हम बात करने वाले हैं रिवर्स द साइट। और किसी की निगाह है इस समय बजट पे। इंडिया एक्सपोर्टेड बासमती राइस वैल्यूड एट ओवर $3.8 billion to ₹48,389 crores in 23-24. More than 90% of that comprised varieties as Pusa Basmati and 1509 bred by the Indian Agriculture Institute (IARI). IARI varieties also cover roughly a third of the country's 30 million hectares plus annual acreage under wheat. ठीक है ना, जो हमारा IARI संस्थान है ये जिस लेवल पे प्रोडक्शन करता है, लगभग आपका 30 मिलियन हेक्टेयर्स का सालाना वीट उत्पादन देन है। येट द इंस्टीट्यूशन अक्लेम्ड एज द क्रैडल ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन हैड अ बजट ऑफ जस्ट ₹710 crores। पर जब इतने बड़े लेवल के संस्थान हैं जिसने हमारे बासमती राइस को इतना नाम दिया, एक नई अच्छी वैरायटी प्रोवाइड कराई, आज वो संस्थान फाइनेंशियल क्रंच झेल रहा है। मात्र 710 करोड़ में उसे काम करने को मजबूर हो गया है। आउट ऑफ दैट ₹540 crores went for paying salaries and pensions and 98 crores towards administrative expenses। और ये इतना कम है, आपको पता है छोटे छोटा टेंडर भी, मतलब छोटा तो नहीं कहेंगे, मगर गवर्नमेंट ने तो जो एप्लीकेशंस वगैरह बनवाई हैं उसमें टेंडर तक 300 करोड़ के निकाले हैं। मतलब सोचिए आप कि जब एक एप्लीकेशन को बनाने का टेंडर 300 करोड़ का निकाला गया है, उसके इंफ्रा का टेंडर निकाला गया इतना बड़ा, तो एक इतने बड़े संस्थान को सिर्फ 710 करोड़ से क्या फ़ायदा हो जाएगा। The public farm R&D system comprising the various Indian Council of Agricultural Research Institutes and state agriculture universities is in dire need of rejuvenation। तो इस बार ये उम्मीद करी जा रही है कि इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को बजट में एड्रेस करा जाए। और ये वो संस्थान है वो हैं जो कि आपके ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रही हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को लेकर। Indian agriculture today is facing challenges different from the Green Revolution period. Then it was about producing more crops, more inputs. Now it is about more output from less nutrients, water and labor। मतलब जिस हिसाब से देख रहे हैं ना कि आप ये संस्थानें जो क्रॉप्स बनाती हैं ये इस क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करते हुए बना रही हैं कि लेस इनपुट लें, है ना, मतलब वाटर, सीड्स वगैरह, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कम देने पड़ें और मोर आउटपुट आए, उत्पादन बढ़ जाए, मोर आउटपुट आए, प्रोडक्शन बढ़ जाए। मगर इस डेवलपमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, R&D में जिस हिसाब से एक्सपेंडिचर होगा, क्या बजट एलोकेशन हुआ है, ये देखा जाएगा इस बार बजट में क्या इसको एड्रेस करने का प्रयास करा है। अगली खबर ढाका को लेके है। बांग्लादेश में जॉब्स में रिजर्वेशन को लेके बहुत भयंकर प्रोटेस्ट चल रहा था।
Bangladesh protests speak of simmering demands, discontents. Government should use courts reprieve to apply healing touch. यहाँ बेसिकली रिजर्वेशन को विरोध हुआ था कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट सर्विसेज में खासकर 1971 वॉर के नाम पे जो आज तक रिजर्वेशन दे रहे थे उसे कम करने के लिए कहा गया। अब तो 5% पे ले आए हैं, कम कर दिया है। जहाँ तक मैं पढ़ पाया हूँ कि 30% तक का रिजर्वेशन उनके यहाँ था, चल रहा था अभी आरक्षण। इस पर इतना भयंकर प्रोटेस्ट हुआ कि ये आरक्षण आपका कम कर दिया गया है अब पब्लिक जॉब्स में, पब्लिक सर्विसेज में। While Bangladesh has job quotas for women, residents of backward districts, ethnic minorities, and people with disabilities, reservation for families of martyrs has been continuous. Critics claim the system gave disproportionate benefits to those close to the Awami League. In 2018, a student movement forced the government to revoke quota, but in June, the Supreme Court reinstated the reservation. कुछ लोग का ये भी कहना है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सिर्फ आर्मी के लोगों को रिजर्वेशन दे के ज़बरदस्ती एक ना वो बना दी है, एक लाइफ टाइम पॉलिसी बना दी है कि उनके ही परिवार के लोग गवर्नमेंट जॉब लिए जा रहे हैं। द हसीना गवर्नमेंट्स हैंडलिंग द सिचुएशन एग्रेवेटेड मैटर्स. द पीएम, who has time and again made the Awami League leadership Bangladesh freedom movement and election plank, is reported to have compared the protesters to Razakars, a term used for collaborators with the Pakistani army during the liberation struggle. और इसमें कुछ अजीब चीज़ सुनने को भी आई कि जो शेख हसीना मैम हैं उन्होंने जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको रज़ाकर कह दिया। रज़ाकर मतलब ये तो पाकिस्तानी आर्मी के वो हैं, प्रो पाकिस्तानीज़ हैं। मगर देखिए, स्टूडेंट्स कभी भी किसी के प्रो नहीं होते। स्टूडेंट्स अपने अधिकारों की बात करते हैं। ये किसी का भी कहना गलत चीज़ है, वो भी इतने बड़े पद पे बैठी महिला का। बांग्लादेश इज अमंग्स एशियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, हाउएवर प्रोग्रेस हैज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू जॉब्स दैट मीट एस्पिरेशंस इन द कंट्री, where 28% of the population is in 15-30 age group. Textile exports earn Bangladesh almost $40 billion annually. However, by all accounts, the country's educated youth, especially university graduates, do not want to work in factories. अच्छा, अब मैं आपको टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की कहानी बताऊं कि बांग्लादेश में ये टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा क्यों है। यूरोप के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, टॉप ब्रांड्स जो महंगे महंगे वो हॉलीवुड के एक्टर्स लोग पहनते हैं, इसका जो बनाई हो रही है मास प्रोडक्शन, ये बांग्लादेश में हो रही है। कारण क्योंकि बांग्लादेश में जो लेबर लॉज हैं उनकी धज्जियाँ उड़ा रखी है। सस्ते में लेबर मिल रही है, पूरा काम कर रही है। यूरोप में, अच्छा आपको मैं एक बेसिक पॉइंट बताना चाहता हूँ। कभी सोचा है कि यूरोपियन जो ब्रांड्स हैं इतने महंगे क्यों हैं, है ना, शिनेल वगैरह जो अब सुनने को आता है आपको, मुझे तो नाम भी नहीं पता है इतना। क्योंकि यूरोप में ना, अगर वहाँ पे एक टेलर भी कंपनी हायर कर रही है तो उसे वो ऐसे नहीं कि 4-5 हज़ार रुपये दे दिए, ये 5 हज़ार रुपये का काम कर, ऐसा नहीं है। वहाँ पे पूरे लेबर लॉज लागू हो जाएंगे उस पर। हेल्थ से लेके प्रोविडेंट फंड सब कुछ देना पड़ेगा आपको उसे, इंश्योरेंस, हेल्थ बेनिफिट्स। इसलिए वहाँ पे जो कपड़े वगैरह महंगे मिलते हैं वहीं के जो ब्रांड्स के हैं। इसी को देखते हुए कंपनीज़ ने क्या करा, आउटसोर्सिंग शुरू कर दी। जैसे बांग्लादेश को लेके मैं एक और ख़बर बताऊं आपको, आउटसोर्सिंग का नाम आ ही रहा है। वर्ल्ड में जितने भी जहाज़ कटते हैं, जहाज़ पुराने हो जाते हैं ना, चाहे वो नेवी के हों चाहे वो कमर्शियल हों, वो इंडिया में तो यहाँ पे आते हैं, अलंख में, गुजरात में जगह है, मगर ज़्यादातर बांग्लादेश जाते हैं। क्योंकि बांग्लादेश में वही सेम कहानी है, लेबर लॉज की धज्जियाँ उड़ा रखी हैं, अनक्लॉज शिपिंग रूल्स। दूसरी बात है वेस्ट मैनेजमेंट लॉज, इन सब को कोई नहीं देखता है। वेस्ट मैनेजमेंट लॉज को कोई नहीं देखता है। वहाँ पे शिप्स कटते यहाँ पे हैं, शिप्स में हैवी मेटल्स होते हैं बॉडी में, ये वहाँ के रिवर को पोल्यूट कर रहे हैं। जहाँ पे ये कटाई होती है जहाज़ों की, वहाँ के फिशरमैन ने काम करना छोड़ दिया क्योंकि वहाँ का जो पानी है तटों का, उसमें हैवी मेटल्स मौजूद होने की वजह से मछलियाँ मर गई हैं। इसलिए मैं टेक्सटाइल के लिए कह रहा हूँ, ये जो
इसलिए फ्लरिशिंग है टेक्सटाइल सेक्टर वहाँ पे इतना। बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही काम है और कुछ काम ही नहीं है इनके पास, और काम भी करते हैं। मगर एक ये भी कारण है कि ग्लोबल जो बड़े ब्रांड्स हैं, वो लोग अपनी आउटसोर्सिंग बांग्लादेश से कर रहे हैं। और वहाँ के ऐसा भी नहीं थी कि टेलर्स अच्छे होंगे तभी वहाँ पे काम करवाया जा रहा है। मगर बांग्लादेश में हमेशा लेबर लॉज़ के वायलेशन को लेके बहुत मूवमेंट उठे हैं। आप न्यूज़ चैनल में देख सकते हो, गूगल पर डाल लेना बांग्लादेश एंड वायलेशन ऑफ लेबर लॉज़। अच्छा, अगला अगला जो आपका आर्टिकल ये वाला है, ये भी उस बांग्लादेश को लेकर ही है। अब मैं आप इसे पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। अब ओवरव्यू देना काफ़ी था, आप इसका खुद से अध्ययन कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये भी बांग्लादेश को लेकर है। स्टूडेंट्स देखिए, उन्होंने कहा रज़ाकार्स मतलब प्रो पाकिस्तानी। देखिए ऐसा नहीं है, गलत है। स्टूडेंट्स को कोई प्रो पाकिस्तानी या प्रो नहीं होता है, स्टूडेंट स्टूडेंट होता है और स्टूडेंट अपने अधिकारों की बातें करते ही हैं, है ना। Protesting students too felt disappointed and angry at being compared to Razakars. Situation turned violent and confrontations erupted between pro-government student groups and the police on the one side and the anti-quota demonstrators on the other, killing over 100 and injuring over 2500 injured. ये तो मैं भी विरोध करता हूँ, स्टूडेंट्स को ऐसे नहीं कहना चाहिए, स्टूडेंट्स तो अपने हक की बात करते हैं। बाकी ये आर्टिकल कुछ खास नहीं थे, आप पढ़ लीजिएगा आपको मन करे, तो मेरे को कुछ विशेष नहीं लगा। एक्सप्लेन्ड पेज पे यूविन गवर्नमेंट्स न्यू ऑनलाइन वैक्सीन पोर्टल को लेके है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आप वेबसाइट पे देख सकते हो, जाके वेबसाइट पे डाल देना आप सर्च इंजन पे, इसी वेबसाइट पे जाओगे आप तो यहाँ पे होगा सर्च इंजन, उसमें आप डाल देना यूविन। मैंने इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है, उसमें क्या है, इससे तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, इसमें वही बताया गया। यूविन बेसिकली इम्यूनाइजेशन पोर्टल है प्रेग्नेंट वुमेन्स और चिल्ड्रंस के लिए। यूविन के माध्यम से गवर्नमेंट ट्रैक कर पाएगी कि क्या प्रॉपरली वैक्सीनेशंस और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स ग्राउंड लेवल पर चल रहे हैं। डिजिटल वैक्सीन सर्टिफिकेट विच कैन बी डाउनलोडेड बाय द पेरेंट्स यूजिंग देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स डज अवे विद द नीड टू मेंटेन अ फिजिकल वैक्सीनेशन बुकलेट। और सब कुछ डिजिटल रहेगा ना, तो फिजिकली कोई रसीदें रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। As for the health workers, the platform can automatically generate a due list of children in their respective areas। और इससे फ़ायदा क्या रहेगा, अब अगर मान लो कोई हेल्थ वर्कर है, हमारी आशा बहनें हैं जो कि गांव-गांव जाकर सरकार की योजनाओं को देखती हैं कि इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब उनको भी रजिस्ट्रों में नहीं देखना पड़ेगा बार बार कि कौन से परिवार को कितना टीका लग गया है ना, ये नहीं करना पड़ेगा। अब वो अपने मोबाइल खोलेंगे या जो टैबलेट दिया गया है उनको, उसमें टैबलेट में देख लेंगे कि कितने लोग को मिला है वैक्सीनेशन और कितने लोगों को नहीं मिला है। देखिए, डिजिटल रेवोल्यूशन इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल, है ना। डिजिटल रेवोल्यूशन इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल बिकॉज इट हेल्प्स इन द गवर्नेंस एंड बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अब आप सोचिए कि सरकार को जब देखना हो कि भैया उस XYZ गाँव में क्या इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का डेटा रहा, क्या रेट रही सक्सेस की, तो एक तरफ आपको रजिस्टर खोल के देखना पड़े, भैया कहाँ है लिखा हुआ, देखें किस किस परिवार को मिला, किससे नहीं मिला है। दूसरी तरफ आपको बस एक टैबलेट या मोबाइल में फ़िल्टर लगा दिया आपने कि कितने लोग को नहीं मिला है, डेटा आपके सामने आ गया कि इन लोग को अभी इम्यूनाइजेशन नहीं हो पाया है। या फिर जो इम्यूनाइजेशन को एक दिन का काम थोड़ी होता है, इम्यूनाइजेशन तो फेज्ड मैनर में होता है ना, समय अंतराल में टीके लगाए जाते हैं। ये पूरा डेटा डिजिटली जब मिल जाएगा तो इम्प्लीमेंटेशन भी बेहतर हो पाएगा। तो यूविन पोर्टल बेसिकली यही है, और जो कोल्ड स्टोरेज मेंटेन करने के लिए पोर्टल है उसे हम वीविन कहते हैं, ईविन कहते हैं। वो सब मैंने वेबसाइट पर डाला हुआ है, आप देख सकते हो। अगला आर्टिकल है गवर्नर्स इम्यूनिटी। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट्स और गवर्नर्स को इम्यूनिटी दी गई है फ्रॉम वेरियस प्रोसिक्यूशंस। आइए देखते हैं आज के आर्टिकल में उसको लेकर क्या कहा गया है। Supreme Court on July 19th agreed to hear a plea seeking to redefine the contours of the constitutional immunity enjoyed by the governor of a state. Article 361 of the Constitution shields the president and the governor from criminal prosecution
and bars any judicial scrutiny of the actions. तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 361 361 प्रोटेक्शन देता है राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को और गवर्नर्स को भी देता है। उनके काम करने को लेके कोई भी जुडिशियल कॉन्सिक्वेंस नहीं करे जाएंगे, स्क्रूटनी नहीं करी जाएगी। अ 3-judge bench comprising of CJI and JB Pardiwala and Manoj Mishra, Honorable Justices, took up the issue after a petition was moved by a contractual woman employee of West Bengal, Raj Bhavan. She has alleged sexual harassment by the governor C.V. Ananda Bose. What is the immunity provided to the governors and why is it under scrutiny? अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी की बात करें तो आर्टिकल 61 में डिटेल्ड वे में बताया गया है कि कैसे उनके खिलाफ FIR नहीं हो सकती, खासकर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। और अगर कोई सिविल केस आपको उन पर दाखिल करना भी है तो आपको पहले उसका नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। फिर उस पर तय करा जाएगा कि ये करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये पावर शुरू कहाँ से हुई? द ओरिजिन, the protection given to president and the governor can be traced to the Latin maxim rex non potest peccar, or the king can do no wrong. ये ब्रिटिश इंग्लिश ट्रेडिशन है एक, यहाँ पर सोलह की बातें करी गई हैं। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पे जाएंगे तो द सुप्रीम कोर्ट डिड सो इन 2017 क्रिमिनल केस स्टेट वर्सेस कल्याण सिंह एंड अदर्स कंसर्निंग द बाबरी मस्जिद डेमोलिशन in 92. The court delayed the trial against the Rajasthan governor Kalyan Singh, who was the accused. In its order, Supreme Court said, being the governor, Kalyan Singh entitled to immunity under 61 of the Constitution. कल्याण सिंह साहब के केस में क्या हुआ था, उनके खिलाफ भी मुकदमा था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भैया वो तो आर्टिकल 361 में प्रोटेक्टेड हैं। द कोर्ट ऑफ सेशंस विल फ्रेम चार्जेस एंड मूव अगेंस्ट हिम एज सून एज ही सीज टू बी द गवर्नर। और हाँ, जब से वो गवर्नर का पद हट जाएगा उनका, हम उस समय से उन पे ये चार्ज लगाने के लिए अलाउ कर देंगे। In 2015, the Madhya Pradesh High Court categorically held that Article 361(2) guarantees absolute protection from any malicious campaign or publicity against the head of state. तो आर्टिकल 361(2) और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या रखा है कि भैया आप हेड ऑफ स्टेट्स के खिलाफ ऐसे कोई भी है ना कैंपेन वगैरह नहीं चला सकते। ये व्यापम स्कैम के टाइम पे आया था, जो गवर्नर थे राम नरेश यादव साहब was one of the accused of the scam, वो भी accused थे स्कैम में, and the High Court had to determine if the registration of an FIR on him would amount to criminal proceedings. तो ये सब क्यों हो रहा है, ये सब कहानी, इसका जो ओरिजिन है ये मैंने आपको दिखा दिया। ये लैटिन मैक्सिम है, रेक्स नॉन पोटेस्ट पेकार है, द किंग कैन डू नो रॉन्ग। चलिए अगले आर्टिकल पर बढ़ते हैं। साइंस का आर्टिकल है predicting the rogue waves using AI. Usually large waves compared to one which come force before and after pose a threat to the ships, coastal and offshore infrastructure. हम जानते हैं बड़ी बड़ी लहरें आती हैं ख़तरनाक वाली, उनसे बहुत नुकसान होता है। क्यों ना हम उनको पहले से प्रिडिक्ट कर लें तो उनसे होने वाले नुकसान को कम कर पाएंगे। In oceanography, sea state refers to the condition of the surface of a large body of water at a certain location at a certain point of time. WMO sea state code characterizes sea state based on the wave of height on scale of 0 to 9. तो sea state क्या होता है, इसके माध्यम से WMO भी ये मेजर कर पाता है कि वेव्स की हाइट कितनी है। जितनी ऊंची वेव होगी उतना खतरा बढ़ेगा। The rogue wave defy the average sea state and are twice the size of surrounding waves. According to US National Oceanic and Atmospheric Administration, such waves often form when swells, which occur not due to local winds but distant weather systems, converge to raise a single amplified wave. They may also form when ocean currents compress swells to create strong billows. While scientists have long known rogue waves are not altogether unpredictable, the lack of real-time forecasting method has deadly consequences.
Promise of AI. Benung and Balachandran considered 20-minute long live samples recorded by Ocean Bios. For samples containing rogue waves as defined by NOAA, the recording ends at a point when the rogue wave occurs. The rogue wave samples were then compared to all other samples to train the AI program. और जैसे कि हम जानते हैं कि समंदर में आप देखो कभी भी समंदर में आपका पहले समुंदर बना दें एक ऐसे ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट्स हमेशा तैरते रहते हैं। उनका बेस थोड़ा बड़ा होता है, ऊपर जाके ट्रायंगुलर हो जाते हैं या सिलेंड्रिकल होते हैं और बेस चौड़ा होता है, सर्कुलर होता है। ये तैरते रहते हैं। इनके ऊपर एंटीना सा भी लगा होता है और कुछ डिवाइसेस फिट होते हैं उसमें। करते क्या रहते हैं ये बेसिकली वेव्स को मॉनिटर करते हैं और डेटा ऊपर उड़ रही एक सैटेलाइट को भेजते हैं, जिसके माध्यम से ओशियानोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशंस जैसे नोआ और बहुत सारी हैं, वो ओशन में हो रही हलचल को रिकॉर्ड करके ये पता लगा पाते हैं कि क्या चल रहा है ओशन में। कहीं ज़्यादा चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं ग्राफिक में कहीं सुनामी का संकेत तो नहीं आ रहा है, तूफान तो नहीं आ सकता है। और ये सब क्यों करते हैं? ताकि जितने भी कमर्शियल शिप उस क्षेत्र से गुज़र रहे हों, ठीक है ना, कमर्शियल शिप्स उस क्षेत्र से गुज़र रहे हों, जितने भी आपके कोस्टल एरियाज़ पे बीचेस हैं या कोस्टल एरियाज़ पे शहर बसे हुए हैं, उनको अलर्ट कर दे पहले ही कि आप लोग उस जगह को खाली कर दीजिए क्योंकि बड़ी वेव्स आने की आशंका हो रही है। तो ऑल दिस डेटा is being collected. All this data is being collected and is being fed to AI. और ये डेटा being fed to AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये डेटा सैम्पल्स जैसे जैसे AI को फीड करे जा रहे हैं, इससे क्या रहेगा कि जो रोग वेव्स होती हैं जो कि सामान्य वेव से 4 टाइम्स 2 टाइम्स ज़्यादा ऊंची होती हैं, बड़ी होती हैं, जिनसे भारी जान माल का नुकसान हो जाता है, नज़दीक से गुजर रहे जहाज़ों को तो हो ही जाता है एवं तटीय क्षेत्रों को हो जाता है, वो AI प्रेडिक्ट कर ले। जब सैंपल्स AI के पास चले जाएंगे और उन सैंपल्स के आधार पे कोई भी ऐसा एक डिफरेंट डेटा सेट AI को पकड़ में आता है कि ये तो रीडिंग्स कुछ गड़बड़ जा रही हैं, तो AI अपने दिमाग के माध्यम से पहले ही वार्न कर देगा द ओशियानिक सेंटर्स को कि अलर्ट जारी कर दीजिए, रोग वेव्स या फिर एक्सट्रीम इवेंट्स होने की संभावना है। The accuracy and advanced warning time of the AI's forecast could be further improved by incorporating physical quantities such as water depths, wind speeds, and biolocations. वंडरफुल द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जिस हिसाब से सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे फ़ायदा रहेगा सबको, जनमानस को फ़ायदा रहेगा, हमको फ़ायदा रहेगा और शिपिंग इंडस्ट्री को खासकर फ़ायदा रहने वाला है। बाकी आज के लिए इतने रखते हैं। जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाए हैं वो हम अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप लोग आए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।